हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, उसका टॉपिक है मैचिंग लाइफ साइकिल टू प्रोजेक्ट। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, दरमियाना सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप आ चुके हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर टॉपिक्स में से एक समझा जा सकता है। हम इसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कवर करने जा रहे हैं, लेकिन इसको आप ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर करके इसको लाजमी समझें। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद देगा। और बेसिकली ये क्या है, जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये टॉपिक या फिर इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स के ऊपर हम अपने इस चैनल पे लेक्चर देते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स की स्लाइड्स और सारे नोट्स और सारे लेक्चर हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर हो रहे होते हैं अब। और जो ग्रुप है उसका लिंक इसी स्लाइड के बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। आप यहाँ से इसको पढ़ के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ये फेसबुक ग्रुप आपको मिल जाएगा, आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं लास्ट लेक्चर के ऊपर हमने क्या देखा था। तो हमने डिस्कस किया था एसओडब्ल्यू क्या होता है और उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं था, बड़ा आसान सा टॉपिक था। तो अगर आप उसको देखना चाहें, सुनना चाहें तो इससे पहले वाले लेक्चर को सुन सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर। इसके अलावा आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे भी आपको लिंक भी मिल जाएगा और ये स्लाइड्स उसकी जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी और इस लेक्चर की स्लाइड्स भी वहाँ पे आपको, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, कंटेंट आज के लेक्चर की अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि मैचिंग लाइफ साइकिल टू प्रोजेक्ट। पहले हम इसको देखेंगे, फिर क्राइटेरिया टू चूज लाइफ साइकिल को देखेंगे और फिर ऑप्शंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो अगर हम चलें मैचिंग लाइफ साइकिल टू प्रोजेक्ट, तो हम सिर्फ जस्ट एक टॉपिक की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो हेडिंग है या फिर जो टाइटल है मैचिंग लाइफ साइकिल टू प्रोजेक्ट, यानी कि आप इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि आपको SDLC अगर आपने या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आपने सेलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप किस तरीके से वो सिलेक्ट करेंगे। इस टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, यानी कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल अच्छा है, स्पाइरल मॉडल अच्छा है, आइटरेटिव मॉडल अच्छा है, मतलब किस किस्म का कौन सा मॉडल जो है अच्छा है। तो ये चीज़ बड़ी कम्प्लेक्स लगती है अक्सर स्टूडेंट्स को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इस लेवल पे आके डिफ़िकल्टी का सामना होता है कि हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ के अंदर। तो ये लेक्चर सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और आई होप सो कि आप इस सिलेक्शन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे। तो इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वी स्टार्ट एवरी प्रोजेक्ट विद द इंटेंशन टू क्रिएट द यूनिक सॉफ्टवेयर। ये बात तो 100% डन है कि जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपकी इंटेंशन यही होती है कि आपने एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर आप वैसा ही सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो जो पहले से अवेलेबल है, तो फिर दोबारा से बनाने की ज़रूरत क्या है, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब यूनिकनेस क्यों होती है? यूनिकनेस इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर यूनिक फॉर एवरी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को उसके इर्द गिर्द का माहौल और वो जिस माहौल के अंदर रन करेगा वो, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको चूज करके प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये दो चीज़ें ही उसको यूनिक बनाती हैं। अगर इन्वायरमेंट वही सेम है जहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पहले से चल रहा था, रिक्वायरमेंट्स भी वही हैं, सेम है, तो फिर डेफिनेटली प्रोजेक्ट भी वही होगा। और जब प्रोजेक्ट भी वही होगा तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी जो मौजूद है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो न्यू इन्वायरमेंट आया, न्यू रिक्वायरमेंट्स आई, तो उनकी वजह से एक न्यू सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी, तो डेफिनेटली वो बाकी सॉफ्टवेयर से यूनिक ही होगा। इफ़ द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट इज़ रिपीटेटिव, अगर आपका इन्वायरमेंट जो है रिपीटेटिव है, यानी कि पहले से जो एक इन्वायरमेंट था वही दोबारा आ जाता है, तो वी कैन फाइंड आउट द मोस्ट एक्यूरेट सिंगल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, बट नॉट एवरी केस इज रिपीटेटिव। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो आपके लिए मुश्किल ही कोई नहीं रहती। सेम इन्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप एक ही एक्यूरेट मेथड ढूंढ लेते हो डेवलपमेंट का और उसी को बार बार यूज़ करते चले जाते हो, और वो हर दफ़ा वही मेथड बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। और हर आने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, जो फिर या नया सॉफ्टवेयर आता है, वो पहले सॉफ्टवेयर से बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें ही तो रिपीट हो रही हैं, तो जितनी दफ़ा रिपीट होती हैं तो उसमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। लेकिन मसला ये है कि ऐसा होता नहीं है, रिपीटेटिव इन्वायरमेंट होते नहीं है। हमारे पास हमेशा यूनिक चीज़ का
कोई काम करना होता है, यूनिक काम करना होता है, यूनिक प्रोजेक्ट करना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम नए प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हर न्यू प्रोजेक्ट के लिए, हर यूनिक प्रोजेक्ट के लिए हमें एक नया लाइफ साइकिल चूज करना पड़ता है। नया से मीन ये कि ज़रूरी नहीं कि पीछे अगर आपने एक सॉफ्टवेयर वाटरफॉल को यूज़ करके बनाया था तो आपका ये जो अब नया आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ये भी वाटरफॉल पे चलेगा। हो सकता है इस दफ़ा आपको स्पाइरल पे जाना पड़े, बट कैसे पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हो इसके लिए कौन सा मॉडल, कौन सा लाइफ साइकिल बेहतर रहेगा, कौन सा आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ट मैच करता है, कौन सा आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकेगा। तो अगर हम देखें इस चीज़ को तो हमारे पास क्या है, एक क्राइटेरिया होता है लाइफ साइकिल को या फिर SDLC को चूज करने का। अगर हम इन चीज़ों की बेस के ऊपर करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इज द लाइफ साइकिल सूटेबल फॉर द टीम। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि जो लाइफ साइकिल है क्या ये टीम के लिए सूटेबल है। दैट मीन्स के टीम की स्ट्रेंथ और टीम स्किल्स। देखें, हर टीम की स्किल लेवल अलग होता है और हर टीम की स्ट्रेंथ भी अलग होती है। हो सकता है कि आपकी टीम में सिर्फ 4 बंदे हों, हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर 40 बंदे हों। अब कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि सिर्फ छोटी टीम के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बड़ी टीम के लिए काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीम के लिए ही बेस्ट हैं और कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यू टीम्स के लिए बनाए गए हैं। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो टीम है उसका स्किल लेवल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उस कैटेगरी को कौन कौन से SDLCs जो है डेवलपमेंट मॉडल जो है टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वो मॉडल निकाल के साइड पे कर लेने हैं। अब उसके बाद आप आगे चलेंगे, इज द SDLC suitable for the technology we are going to use in the project। अब आपने ये देखना है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो क्या इसके अंदर कौन से ऐसे SDLC मॉडल हैं जो कि बेस्ट सूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ऊपर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपके पास ये चांस नहीं है, लेट्स सपोज कि ये चांस नहीं है कि अगर आपकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई तो आप उसको चेंज कर सको। आपने उन सर्किट के ऊपर प्रोग्रामिंग को बर्न कर देना है, अब वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अगर आप एक ऐसा मॉडल उठाते हैं जो कि आइट्रेशंस में काम करता है तो वो तो किसी काम का नहीं है। आपको तो ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें आप हर कदम बड़ा वेल डिफाइन करके रखें, लाइक वाटरफॉल, जिसमें आप रिवर्स ऊपर नहीं जा सकते। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो और उस टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट कौन सा मॉडल चलता है। जब आप ये देखोगे तो फर्स्ट स्टेप से जो आपने फिल्टर डाउन करके मॉडल्स रखे थे उसके अंदर से फिर आप यहाँ पर आकर सेकंड स्टेप पे ये देख लोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, उनको आप अलग कर लोगे। इसके बाद आप आगे जाओगे, इज दी SDLC सूटेबल फॉर द क्लाइंट स्टेक होल्डर कंसर्न्स। देखें, जो आपका क्लाइंट होता है, जो पैसे दे रहा है, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, डेफिनेटली उसके भी बहुत सारे कंसर्न्स होंगे। आपने उसके कंसर्न्स को लिस्ट डाउन करना है और आपने देखना है कि आपके पास जो फिल्टर डाउन करने के बाद मॉडल अभी तक बचे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि उसके कंसर्न्स को डील कर रहा है। ठीक हो गया। अब कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट करवाते ही नहीं हो, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर बनते ही नहीं है, ठीक है। तो जो बेस्ट स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट्स के बेस्ट तरीके से कंसर्न्स को डील कर रहा होगा उन मॉडल्स को आपने साइड पे कर लेना है। अच्छा, इज योर डेवलपमेंट टीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है कि फिजिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे, लैपटॉप्स पे, आपके कंप्यूटर्स पे सारा काम हो रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही जगह पे बैठे होंगे। हो सकता है वो एक सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर बैठे हों, हो सकता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हों, रिमोटली काम कर रहे हों, ठीक है। अब सारे के सारे मॉडल ऐसे नहीं होते जो कि रिमोट एरियाज के ऊपर काम करें, ठीक है। अब सारे के सारे मॉडल ऐसे भी नहीं होते जो कि सबको साथ बिठा के अच्छा काम करें। तो आपने अपनी टीम की सिचुएशन देखनी है। अगर आपके सारे मेंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही जगह बैठे तो आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे मॉडल हैं अवेलेबल मॉडल्स में से जो कि सब एक जगह लोग बैठे हुए हो तो उनके साथ बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद इज दी SDLC गुड टू डील विद रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। देखें, हर किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क का लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप एक गाने प्ले करने वाला, सॉन्ग्स प्ले करने वाला ऐप बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें रिस्क का लेवल अलग होगा। अगर एक आप किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके रिस्क का लेवल अलग होगा। आपने रिस्क के लेवल को देखते हुए उसके हिसाब से आपने मॉडल चूज करना है, क्योंकि कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो रिस्क को नॉर्मल तरीके से डील करते हैं और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट रिस्क को डील करने के लिए, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर का रिस्क फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपने उसको देखते हुए अवेलेबल मॉडल्स में से चूज करना है। इज दी SDLC गुड टू डील विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। देखें, क्वालिटी कितनी मैटर कर रही है।
आपके कौन कौन से ऐसे SDLCs हैं जो कि क्वालिटी को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। आपने ये चीज़ भी देखनी है कि कितने % तक आप कम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो और कौन सा मॉडल यहाँ पर आपको बेस्ट मिलेगा। इज़ दी SDLC गुड टू डील विद द साइज, ठीक है। अब ये चीज़ भी है, आपके कुछ SDLC मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन वही मॉडल जो कि बहुत अच्छे थे वो अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का साइज अगर बड़ा हो गया तो फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपने सॉफ्टवेयर के साइज को भी नजर में रखना है, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चन के आंसर निकालने के बाद आपके पास 1 से 2 मॉडल बचेंगे। उन 1 से 2 को फिर आप दोनों को कंपेयर करके जो आपके लिए बेस्ट हो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर के लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर कोई भी एक भी ऐसा मॉडल आपको नहीं मिल सका जो कि पूरा का पूरा इन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सके, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा बेशक सेटिस्फाई नहीं कर पाया, किसी हद तक उसके करीब तो पहुंचा होगा आपके रिक्वायरमेंट के करीब कि यार ये कुछ हद तक ये मॉडल अच्छा लग रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने ऑप्टिमाइजेशन के ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी मॉडल को हल्का फुल्का मॉडिफाई कर लेंगे, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितनी स्पीड में चेंज हो रही है, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो कि पहले से मौजूद है उसमें अगर आप हल्की फुल्की ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक, तो आपको अलाउ है कि आप करें, लेकिन इस तरफ उसी सूरत में जाएं जब आपके डिमांड पे कोई भी SDLC मॉडल पूरा का पूरा ना उतर रहा हो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना SDLC मॉडल बना लें, लेकिन ये बहुत ही लास्ट किस्म का ऑप्शन है कि आप अपना SDLC मॉडल बनाएं, और इसके लिए फिर आपको अच्छा खासा बजट भी चाहिए, इसके लिए फिर आपको अच्छा खासा टाइम भी चाहिए, इसके लिए फिर आपको सीनियर मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम चाहिए जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हो, और फिर वो आपके लिए एक नया और अच्छा मॉडल बना सके। फिर उसके बाद वो मॉडल बनने के बाद आप डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि आप उसकी कुछ टेस्टिंग भी करेंगे, उसको टेस्टिंग मोड पे चलाएंगे, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर आएंगे। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब के ऊपर कोई बेस्ट मॉडल मिल जाता है तो बात ही खत्म, अगर बेस्ट नहीं मिलता, हल्का फुल्का करीब आता हुआ मिल जाता है, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बाकी तो पूरा का पूरा बेस्ट बना लें, और उसके करीब भी कोई नहीं आता तो आप अपना बना लें। तो ये आपके पास कुछ स्टेजेस, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट के साथ कौन सा लाइफ साइकिल या फिर SDLC बेस्ट मैच करता है। आई होप सो कि चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपको सामने नजर आ रहा है, आप इसको फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज नीचे नजर आ रहा होगा, काइंडली इसको लाइक कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करे हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक सपोर्ट होती है आपकी तरफ से जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।